ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईएनटी को हम ओटो राइनोलेरिंजियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ से लाइट ऑन कर दे जो वाला। ओके, तो ईएनटी के स्टेशन में केस आ सकता है। ईएनटी के स्टेशन में वो आप लोगों से कुछ इस तरह पिक्चर देंगे, आप लोगों ने केस के साथ डायग्नोस करना होगा। ठीक है, लेकिन ईएनटी में अभी तक ओस्की के अंदर जितनी भी केस आई है, एक तो हियरिंग लॉस की हिस्ट्री आती है कि हियरिंग लॉस क्या है, नंबर वन। उसकी टाइप पूछते हैं कि हियरिंग लॉस की टाइप कौन कौन सी है, और इसके साथ जो एग्जाम में आता है वोकल नोड्यूल्स आती है, वोकल कार्ड जो है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है उसके नोड्यूल्स आती है। या तो ईएनटी के अंदर टॉन्सिलाइटिस आता है। क्या आता है? टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस ना हो तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, दैट इज कॉल्ड ओटोस्कोप। क्या कहते हैं? ओटोस्कोप। ये 4-5 चीजें हैं जिससे हमेशा ईएनटी के अंदर एक क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का होता है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हियरिंग लॉस क्या है और इसकी टाइप क्या है। व्हाट इज हियरिंग लॉस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स? ईएनटी हियरिंग लॉस का मतलब if a patient cannot hear the sound properly, that is called hearing loss। मतलब जिसमें बंदा आवाज सही तरीके से ना सुन सके वो हियरिंग लॉस है। अब हियरिंग लॉस के बारे में याद रखें, इसके 3 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 3। नंबर 1 कंडक्टिव हियरिंग लॉस, नाम सुना है कि नहीं? एक को हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और इसके साथ लेके सेंसरी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और लास्ट में होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। एक क्या होता है? मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो दीज आर द 3 टाइप्स। ये वाइवा में भी पूछते हैं और 95% चांस ये है कि ईएनटी के अंदर हियरिंग लॉस आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के बारे में आप लोग एक क्लू बताता हूँ। देखें, हमारा जो एयर है इसकी 3 पार्ट्स है, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इनर एयर। एनी हियरिंग लॉस जो एक्सटर्नल एयर या मिडल एयर पैथोलॉजी की वजह से हो जाए उसको क्या कहेंगे? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये बस आप लोगों ने ध्यान में याद रखना है। अगर किसी को हियरिंग लॉस है और उसका मसला या तो एक्सटर्नल एयर में है या कहाँ पे है? मिडल एयर में है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अगर किसी को हियरिंग लॉस है जिसका इशू इनर ईयर में है, इंटरनल साइड पे है, तो वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, यहाँ पे लेके हियरिंग लॉस वेयर पैथोलॉजी से मुराद एबनॉर्मेलिटी लाइज इन वेयर एक्सटर्नल एंड मिडल एयर या एक्सटर्नल एयर में पैथोलॉजी की वजह से जो हियरिंग लॉस है दैट इज कॉल्ड ऑफ कंडक्टिव। और यहाँ पे लेके यहाँ पे पैथोलॉजी कहाँ पे होगी? बस पैथोलॉजी लाइज इन इनर ईयर। यहाँ पे जो इशू है वो अंदर वाले साइड इनर ईयर में होगी, दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस का मतलब जिस बंदे में कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो और सेंसरी न्यूरल भी। अगर एक पेशेंट है उसका एक्सटर्नल ईयर का भी मसला है और इनर ईयर का भी मसला है। एक्सटर्नल ईयर के मसले में तो उसको क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और इनर ईयर के मसले में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो अगर दोनों हियरिंग लॉस कंबाइंड हो जाए तो उसका कहते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। इसका मतलब combination of CHL, conductive hearing loss, and sensory neural hearing loss, that is called mixed hearing loss। अब एग्जामिनर आपसे बस 3-4 एग्जाम्पल पूछेगा। एग्जाम्पल क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस की एग्जाम्पल बताए। नंबर 1 फॉरेन बॉडी इन द एयर, हो सकती है कि नहीं? अगर बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आ जाए एयर में, कभी कभार हम मेट स्टिक वगैरह एयर के अंदर डालते हैं, उसका ब्रोकन एंड रह जाता है। या कभी कभार हम गर्मियों के मौसम में बाहर सोए होते हैं, फैन में कोई चीज अंदर चली जाती है, या बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, 20 आप चाक कोई सीट वगैरह ये अंदर जा सकते हैं कि नहीं? एक कदम फॉरेन बॉडी। तो फॉरेन बॉडी ईयर के कहाँ पे फंसती है? इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर। तो एक्सटर्नल ईयर है कि इनर है? एक्सटर्नल है। तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फिर ईयर के अंदर वैक्स बनती है कि नहीं? जो वैक्स है अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए और ईयर में फंस जाए तो उससे भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। बोले कि इम्पैक्टेड वैक्स। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्टेड वैक्स। ये वैक्स जो बनते हैं नॉर्मली ये फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल? वैक्स इज फिजियोलॉजिकल, लेकिन इम्पैक्टेड वैक्स इज पैथोलॉजिकल।
वैक्स हर एक में बनती है और वो डेली बेस पे क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। वैक्स कैन कीप द एयर लुब्रिकेट, वैक्स जो है वो एयर को क्या रखती है, लुब्रिकेट। इट प्रिवेंट द एयर फ्रॉम ड्राइनेस। नंबर वन, जो वैक्स है वो एयर को लुब्रिकेट रखता है और ड्राइनेस से बचाता है। वैक्स कंटेन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये इन्फेक्शन के खिलाफ भी काम कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है वो वैक्स अपने साथ एयर से बाहर निकालती है। इट कैन व्हाट मेक द एयर क्लीन, एयर को क्या बनाता है, क्लीन बनाता है। लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वो एयर में फंस जाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड वैक्स कहते हैं। और वैक्स को ईएनटी के अंदर सीरोमेन भी कहते हैं। अगर एग्जामिनर कहे कि सीरोमेन, सीरोमेन का मतलब वैक्स है, ये वैक्स का दूसरा नाम है ईएनटी में, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, ओटाइटस एक्सटर्ना, व्हाट इज दिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल एयर। तो अगर एक्सटर्नल एयर की, ओटाइटस इज द वर्ड फॉर एयर इन्फ्लेमेशन, अगर एक्सटर्नल एयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या कहते हैं, ओटाइटस एक्सटर्ना। तो अगर एक्सटर्ना हो जाए तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो नैरो हो जाएगी क्या, नहीं, दैट कैन लीड टू स्टेनोसिस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फिर लेके ओटाइटस मीडिया, व्हाट इज दिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर, दैट इज कॉल्ड ओटाइटस मीडिया। और हमने कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ये पढ़ा है कि चाहे मसला एक्सटर्नल ईयर में हो या मिडल ईयर में हो। ओटाइटस मीडिया के फिर तीन टाइप से, ये एमसीक्यू याद रखे। एक को हम कहते हैं ASOM, ये नाम सुना है क्या, नहीं, स्टैंड फॉर अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटस मीडिया, ठीक है। सुपरेशन का मतलब फर्स्ट फॉर्मेशन, अगर मिडल ईयर के अंदर इंफेक्शन हो जाए और वहां पे लोकल क्या बन जाए, पस, दैट इज कॉल्ड अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटस मीडिया। लेकिन अगर ये पस बनता जाए और उस पर महीने लग जाए, अक्यूट केस क्या बन जाएगा, क्रोनिक, तो उसको क्या कहेंगे, CSOM, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटस मीडिया। तो चाहे ओटाइटस मीडिया अक्यूट सुपरेटिव हो या क्या हो, क्रोनिक सुपरेटिव हो, मसला तो मिडल ईयर का है ना। और मिडल ईयर के अंदर कौन सा हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और यहाँ पे ले गए सीरस ओटाइटस मीडिया, सीरस ओटाइटस मीडिया। सीरस ओटाइटस मीडिया का मतलब ये है कि हमारा जो मिडल ईयर है, याद रखे, इसके अंदर म्यूकोजा होता है, क्या, म्यूकोजा, म्यूकोजा सीक्रेट म्यूकस। अगर वो म्यूकस ड्रेन ना हो जाए, सिर्फ म्यूकस बिल्ड हो जाए और उसमें इन्फेक्शन हो ना हो, म्यूकस इज सिक्रेटेड इन द मिडल एयर बट इट शुड बी आल्सो ड्रेन। लेकिन अगर म्यूकस सिक्रीट होता रहे और वो कहाँ पे रिटेन होता रहे, मिडल एयर में, तो मिडल एयर की इन्फ्लेमेशन तो करेगी लेकिन इसमें अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुई है, इसलिए उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सीरस फ्लूइड, वाटरी, इसलिए सीरस ओटाइटस मीडिया। ये इन्फेक्टेड केस है, एसओएम एंड सीएसओएम, इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं, ये इन्फेक्टेड है और ये नॉन इन्फेक्टेड है, इसमें सिर्फ म्यूकस रिटेंशन होता है। और अगर एग्जामिनर आप लोगों को कहे कि इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ईयर, इसको क्या कहते हैं, ब्लू ईयर भी कहते हैं। इसको नॉन सुपरेटिव ओटाइटस मीडिया भी कहते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, ये नॉन सुपरेटिव ओटाइटस मीडिया है क्योंकि इसके अंदर पसो नहीं बनी है, इसमें इन्फेक्शन नहीं है। और अगर एग्जामिनर ये पूछे कि ये कब कॉमन है, 5 से लेके 8 साल की उम्र में ये कॉमन होता है। इट इज कॉमन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये किसके अंदर कॉमन है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और इसके अंदर सिर्फ म्यूकस रिटेन होता है मिडल ईयर के अंदर। फिर यहाँ पे लेके ओटोस्क्लेरोसिस, ये नाम सुना है कि नहीं, ओटोस्क्लेरोसिस, ओटो का मतलब ये है बोन, हमारे पास मिडल ईयर के अंदर ओसिकल्स है, बोन का नाम सुना है, मिडल ईयर में कितनी बोन है, 3, इनकस, मेलियस एंड स्टेपीज। जब हमें कोई आवाज देता है जो साउंड वेव जाती है, उस साउंड वेव्स के लिए इन तीनों बोन की वाइब्रेशन चाहिए ताकि जो साउंड वेव्स है वो वाइब्रेट करके इनर ईयर तक पहुंचाए। ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर जो स्टेपीज बोन है उसकी वाइब्रेशन खराब हो जाती है। अ कंडीशन वेयर स्टेपीज बोन बिकम रिजिड कैन नॉट वाइब्रेट, तो अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड वेव इनर ईयर तक जाएगी नहीं, देयर विल बी हियरिंग लॉस। और स्टेपीज किस में है, मिडल ईयर में कि इनर ईयर में, मिडल ईयर, तो मिडल ईयर प्रॉब्लम इज ऑलवेज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर देयर इज इम्पेयर्ड वाइब्रेशन ऑफ द स्टेपीज बोन, इसके अंदर जो स्टेपीज बोन है इसकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो देखिए एग्जामिनर चाहे जो भी क्लू दे दे, आप लोगों ने अगर इनमें से 2-3 भी बता दिए आप 10/10 पास हो जाते हैं। लेकिन एनी प्रॉब्लम विच डैमेज एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दे विल लीड टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब आते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर।
ये वो प्रॉब्लम होंगे जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इनर एयर। इसका पहला काज देखे, प्रेस बायोक्यूसिस। क्या है, प्रेस बायोक्यूसिस। एनीवन व्हाट इज दिस? प्रेस बायोक्यूसिस से मुराद ये है, इट इज एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस। मतलब एज के साथ साथ 60 साल का बंदा है, 70 साल का बंदा है, आप लोगों को ये तो पता है ना क्रेनियल नर्व कितनी है, हमने पढ़े थे ना 12 पेयर। उनमें से जो 8वां नर्व है वेस्टिबुलो, वो हेयरिंग और बैलेंस में काम करता है। और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व किस ईयर से स्टार्ट होती है, इनर ईयर से। तो इनर ईयर के जितने भी इश्यूज है उसमें वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व खराब होगी क्या, नहीं। ये नर्व प्रॉब्लम है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व इज a eight cranial nerve which start from the inner ear and take sound impulse to the brain। तो अगर इनर ईयर में इशू है तो इसमें कंडक्शन का है कि नर्व का है, नर्व का है, इसलिए ये न्यूरल हेयरिंग लॉस है। बात समझ गए कि नहीं। अब जब एज बढ़ता जाएगा 50 साल 60 साल के बाद नर्व की डीजेनरेशन होती है कि नहीं, तो एज रिलेटेड डीजेनरेशन में वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व खराब हो सकती है कि नहीं। तो अगर एज के साथ साथ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की क्या हो जाए, डीजेनरेशन, और उसमें फिर इंसान को सुनने में मसला आ जाए, उसका कहते हैं प्रेस बायोक्यूसिस। जो फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजी है, ये फिजियोलॉजी है, ये एज के साथ साथ है, एज के साथ साथ और ये नॉर्मल होता है, एज डिपेंडेंट। इसको हम नाइल हेयरिंग लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइल हेयरिंग लॉस, ये ओल्डर एज के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, ये स्टार पॉइंट है, आप लोगों ने ये जरूर याद रखना है, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, अकोस्टिक न्यूरोमा। क्या चीज याद रखना है, अकोस्टिक न्यूरोमा, दैट इज कैंसर ऑफ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ओमा का मतलब कैंसर है, ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की क्या है, कैंसर है। और अगर नर्व की कैंसर हो जाए तो कंडक्शन का इशू होगा कि नर्व का, नर्व का इशू, देयर विल बी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखें। अकास्टिक न्यूरोमा इट इज अ कैंसर ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 8। ठीक है, इसके बाद लेके मीनियर डिजीज, क्या नाम सुना है कि नहीं, मीनियर डिजीज। मीनियर डिजीज में याद रखना है, हमारा जो इनर एयर है उसमें एक कोक्लिया है और एक वेस्टिबुलर पार्ट है, बताया था ना। जो कोक्लिया है इसके अंदर फ्लूइड होती है। इन द इनर एयर वी हैव कोक्लिया एंड दैट कंटेन अ फ्लूइड, उसको एंडोलिम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोलिम। उस एंडोलिम के अंदर कोक्लिया की जो सेल है, हेयर सेल, वो वाइब्रेट करते हैं ताकि हमारा बैलेंस रहे। अगर उस एंडोलिम का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर इनर एयर पे वो प्रेशर लगाएगा कि नहीं, और उस प्रेशर की वजह से कौन सी नर्व डैमेज होगी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ऐसा कंडीशन जिसमें किस चीज का लेवल बढ़ जाए, एंडोलिम, एंड इट कंप्रेस सेंसरी नर्व, दैट इज कॉल्ड मीनियर डिजीज। तो मीनियर डिजीज इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनर एयर where endolymph secretion is very very high and it will compress vestibulo cochlear nerve। ठीक है, इसके बाद लेके ओटोटॉक्सिक ड्रग्स। ओटोटॉक्सिक का मतलब ये है those drugs which can damage the hair, they are called ototoxic। लूप डायूरेटिक्स का नाम सुना है कि नहीं, लूप डायूरेटिक्स के अंदर स्पेशली फ्यूरिसिमाइड, ठीक है, लेजिक। लूप डायूरेटिक्स कैन डैमेज द एयर। तो जब भी हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं पहले हम एयर की हिस्ट्री लेते हैं कि हियरिंग लॉस तो नहीं है, क्योंकि अगर लूप डायूरेटिक हियरिंग लॉस कराता है तो किस एयर को टारगेट करता है, इनर एयर। इट कैन कॉज सेंसोरियल हियरिंग लॉस। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुने कि नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक व्हिच कैन आल्सो कॉज हियरिंग लॉस। एस्पिरिन, एस्पिरिन टिनेटस करा सकता है। टिनेटस से मुराद क्या है, रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर। मतलब एस्पिरिन लेने के साथ लोगों में रिंगिंग सेंसेशन, वो कहते हैं हमारी कानों से सीटियों की आवाज आती है, क्योंकि एस्पिरिन के इरिटेट द नर्व, ये इरिटेशन करती है, कैन कॉज सेंसोरियल हियरिंग लॉस। देखिए, दिस इज द लिस्ट व्हिच कैन कॉज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और इस लिस्ट के अंदर क्या होता है, सेंसोरियल हियरिंग लॉस। अब अगर एक पेशेंट है उसमें वैक्स भी है, वैक्स, और उसको अकास्टिक न्यूरोमा भी है, तो ऐसे पेशेंट को हम किस में रखते हैं, वैक्स हियरिंग लॉस, क्योंकि इसमें कंडक्टिव भी होगा और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होगा। अब यार देख यहाँ पे ये तो खत्म हो गई, ये एक स्टेशन है लिस्ट, और ये स्टेशन आते हैं ईएनटी के अंदर। हियरिंग लॉस की टाइप्स क्या है और इसकी काज क्या है। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, कंसेप्चुअली आप लोगों ने याद रखना है, वट एवर द पार्ट ऑफ द एयर वी सी फ्रॉम आउटसाइड। अब ये एयर का ये पार्ट है पूरा, ठीक है, इसको हम कहते हैं आरिकल, इट इज कॉल्ड आरिकल। आरिकल इज आल्सो नोन एज पेन्ना, इसको क्या कहते हैं, पेन्ना। ये एरिया पेन्ना नहीं है, इसको एयर लोब्यूल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर लोब्यूल। इस पूरे को एयर पेन्ना कहते हैं, या इसको हम आरिकल कहते हैं।
इसके अंदर एक होल है कि नहीं? इस होल को देखें, ये होल है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। फिर इस होल के अंदर अगर हम ओटोस्कोपिकली देखें, एक रास्ता क्या है अंदर के नहीं, इस रास्ते को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जाकर खत्म हो चुका है टिम्पेनिक किस पे? मेम्ब्रेन पे, दैट इज ईयर ड्रम। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। फिर सुन ले, हमारे ईयर का जो बाहर वाला पार्ट है पूरा, इसको क्या कहते हैं? आरिकल। इसके अंदर जो होल है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। इसके बाद जो रास्ता किया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और कहाँ पे खत्म हुआ है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं। इस पूरे अपरेटस को जो अभी तक हमने पढ़ा है, इन सबको कंबाइंडली एक्सटर्नल एयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर के पार्ट्स में आरिकल आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी आता है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी आता है। और जब हम ओटोस्कोपिकली एयर में देखते हैं तो हम सिर्फ कहाँ तक देख सकते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर। जब तक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट ना हो तो हमें पीछे वाला हिस्सा नजर नहीं आता। क्लियर है? अब इधर देखें, फिर यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे 3 बोन्स पड़े हैं। कितने बोन्स पड़े हैं? 3। और अभी आप लोगों को मैंने बताया है उस बोन्स का नाम क्या है? इनकस, मेलियस एंड स्टेपिस। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम ओसिकल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड ओसिकल्स। इन तीनों को ओसिकल्स कहते हैं। कि जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन साउंड वेव हिट करती है तो फिर इसको स्टिमुलस मिलकर ये क्या करती है? वाइब्रेट करती है। और ये यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस कॉल्ड कोक्लिया। इसका कहते हैं कोक्लिया। और इसके साथ इस तरह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर पार्ट। ये कोक्लिया से भी नर्व निकलती है, वेस्टिबुलर भी, और ये मिलकर क्या बनाएगी? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। So this vestibulocochlear nerve is the part of inner ear, ossicle is a part of middle ear, और यहाँ पे सारा क्या है? एक्सटर्नल ईयर है। क्लियर है? अब इधर देखिए, हम इस मिडल ईयर से, इस मिडल ईयर के अंदर म्यूकोजा होता है। क्या होता है? म्यूकोजा। और वो कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस। अब इस म्यूकस को ड्रेन करना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ पे याद रखें, मिडल ईयर से जो म्यूकस ड्रेन होती है वो नोज की तरफ होती है। कहाँ पे? नोज, बाय द हेल्प ऑफ a tube known as eustachian tube. Very good. इसको क्या कहते हैं? eustachian. eustachian tube connect middle ear with the nasopharynx. आप लोग ऐसा करें कि वाल्सल्वा प्रोसीजर देखें। कभी कभार प्रोफेसर आपको कहता है कि वाल्सल्वा प्रोसीजर या वाल्सल्वा मेनवर क्या है, ये आप लोगों को प्रोफेसर वहां पे कहते हैं परफॉर्म करें। आप लोग अपनी नोज को इस तरह बंद करें और मुंह में हवा भरें। इस तरफ मुंह में हवा भरेंगे तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा कि नहीं? मिडल ईयर में। इसका मतलब आप जब मुंह में हवा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो हमें वो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? वाल्सल्वा प्रोसीजर। अगर एक पेशेंट है, उसकी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक है, क्या चीज है? ब्लॉक है किसी भी वजह से। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक इज क्रोनिक एलर्जीज। किसके अंदर होती है? क्रोनिक एलर्जीज। तो फिर ये सिक्रीशन आ जाएगी? नहीं आएगी। तो म्यूकस रिटेंशन होगी सिक्रीशन की, तो सीरस ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो अक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा। अगर वो ज्यादा देर तक रहे तो क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा। अब इधर देखें, अगर यहाँ पे फ्लूइड बिल्ड हो जाए तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को प्रेशराइज करेगी क्या? नहीं। अब यहाँ पे जब म्यूकस स्टिकी सब्सटेंसेस है वो किसके साथ चिपक जाएगी? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और सीरस म्यूकस ऐसा चिपक जाएगी जिस तरह हमें उसको क्या कहेंगे? ग्लू ईयर। जिसको ग्लू ईयर कहते हैं, इसके साथ बिल्कुल चिपक जाती है। तो मिडल ईयर के जितने भी मसले होते हैं ये ब्लॉकेज अब किससे स्टार्ट होते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब से। अब जिसका यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो उन लोगों को हम कहते हैं कि आप कौन सा मैन्यूवर करते रहे? वाल्सल्वा, ताकि इस पे प्रेशर बढ़ता रहे और ट्यूब ओपन रहे। ठीक है ना? ये इन लोगों को कहते हैं हम च्यूइंग गम खाए। च्यूइंग गम ये लोग खाएंगे तो हम इस ट्यूब को आगे पीछे मूव करते हैं, इसमें अगर कोई ब्लॉक वगैरह है तो वो ठीक हो जाता है। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया और ये क्या हो गया? परफोरेट, इसमें परफोरेशन आ गई, तो फिर वाल्सल्वा मैन्यूवर नहीं करते। अगर आप वाल्सल्वा मैन्यूवर परफोरेशन में करेंगे तो यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ जाता है, और जब बहुत प्रेशर बढ़ेगा तो वो इस मेम्ब्रेन को मजीद डैमेज करेगा कि नहीं? तो जिसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो उसमें वाल्सल्वा प्रोसीजर नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये अगर कभी कभार
यूस्टेशियन ट्यूब के 3 फंक्शन भी याद रखें, एग्जामिनर पूछता है। नंबर 1, यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट मिडल एयर विद नेसोफेरिंक्स। इसका एक काम यह है, इट ड्रेन द सिक्रीशन फ्रॉम मिडल एयर टू द नेसोफेरिंक्स, इट प्रिवेंट द सिक्रीशन फ्रॉम नेसोफेरिंक्स टुवर्ड द मिडल एयर। यहाँ से सिक्रीशन को इधर प्रिवेंट करता है और यहाँ की सिक्रीशन को यहाँ पे ले आता है। बात समझ गए क्या नहीं? तो इट ड्रेन द सिक्रीशन फ्रॉम मिडल एयर टू द नेसोफेरिंक्स, बट इट प्रिवेंट द सिक्रीशन फ्रॉम नेसोफेरिंक्स टू द मिडल एयर। नंबर 1। और दूसरी बात, ये नेसोफेरिंक्स और मिडल एयर के दरमियान किसको इक्विलिब्रियम कर दे? प्रेशर। इट मेंटेन प्रेशर बिटवीन मिडल एयर एंड नेसोफेरिंक्स। हम फ्लाइट में बैठे होते हैं, जब नीचे आते तो सडनली यहाँ पे एक ड्रॉप आता है, चेंज, वो प्रेशर डिफरेंस होता है। इसलिए फ्लाइट में वो कहते हैं कि च्युइंग गम खाया करें, ठीक है ना। इसका वजह ये है, ये ट्यूब में जो प्रेशर डिफरेंस है वो आप फील ना करें। क्लियर है कि नहीं? हम कहते हैं कान बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका वजह यह है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस ट्यूब का काम मिडल एयर नेसोफेरिंक्स में क्या मेंटेन करना? प्रेशर। मिडल एयर से सिक्रीशन को कहाँ पे लाना? नेसोफेरिंक्स। और नेसोफेरिंक्स से सिक्रीशन को मिडल एयर में प्रिवेंट करना। इसकी 3 फंक्शन। अगर ये भी एग्जामिनर पूछे कि बच्चों में और बड़ों में इस ट्यूब का एक जैसा स्टेटस होता है कि नहीं? नहीं। बच्चों के अंदर इस ट्यूब की जो लेंथ है वो 18 मिलीमीटर है। कितना है? 18 मिलीमीटर। 18 मिलीमीटर के लेंथ में ये ट्यूब कितना होता है? बच्चों में। बड़ों के अंदर इस ट्यूब का लेंथ 36 मिलीमीटर बन जाता है, इसका डबल बन जाता है। तो जितना एज बढ़ता जाएगा इस ट्यूब की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे, अब इधर देखिए, बच्चों में ये ट्यूब किस तरह पड़ा होता है? दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हम में जब एज बढ़ता जाएगा तो हेड एंड नेक ग्रो करेगा कि नहीं? तो हम में इस ट्यूब की जो शेप है वो इस तरह हो जाती है, इसको कहते हैं ओब्लिक। क्या कहते हैं? ओब्लिक। तो बच्चों में यह ट्यूब कैसे पड़ा होता है? हॉरिजॉन्टल, और हम में ओब्लिक। बच्चों में इस ट्यूब का लेंथ कितना होता है? 18 मिलीमीटर, और हम में 36। बच्चों में इस ट्यूब का जो ल्यूमेन है अंदर वाला वो वाइडर होता है और हम में नेयर होता है। तो मिडल ईयर इंफेक्शन बड़ों में ज्यादा होता है कि बच्चों में? बच्चों में ज्यादा होता है। इसका वजह ये यूस्टेशियन ट्यूब डिफरेंस है। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखें। अब ये तो हो गया जनाब इसकी कंडक्टिव और सेंसोरियल हियरिंग लॉस की, ये समझ गए कि नहीं? इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों से एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा वो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे खुद बहुत से लोगों ने इसमें गलतियां की थी एंड वो बहुत सिर सुनाते, ठीक है। वो है रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। ये नाम सुना है कि नहीं? कि रेनी टेस्ट क्या है और वेबर टेस्ट क्या है, बहुत से कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और आप लोगों से प्रैक्टिकल में यही परफॉर्म करेगा। यार एक पेशेंट है, उसको हियरिंग लॉस है, तो कैसे मालूम करेंगे रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट क्या चीज है? तो लेकिन रेनी टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट यही है, रेनी टेस्ट, ठीक है। रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट आज हम मालूम करेंगे कि रेनी टेस्ट क्या है और वेबर टेस्ट क्या है। बस ईएनटी में सारी तो थ्योरी है, थ्योरी 3 3 4 4, ये चीज मेन है, इसको समझना है, ठीक है। रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट, इट इज अ ट्यूनिंग फोर टेस्ट। ये क्या होता है? ट्यूनिंग फोर टेस्ट होता है। ट्यूनिंग फोर आप लोगों ने एग्जाम में ट्यूनिंग फोर लेके जानी है, ठीक है। इट इज अ ट्यूनिंग फोर टेस्ट। ये ट्यूनिंग फोर टेस्ट है, इसमें हम क्या करते हैं? इनिशियली इनिशियली hit the handle, initially hit the prongs। ट्यूनिंग फोर की जो जाज है उसको क्या कहते हैं? prongs। initially hit the prongs of fork on a hard area and then place, हाँ जी, the handle on mastoid bone। किस बोन पे रखते हैं? mastoid bone। डन? ओके। ट्यूनिंग फोर तो एक है ना, ट्यूनिंग फोर, इसके कितने जाज होती है? 2। और एक इसका हैंडल होता है जहां से हम पकड़ते हैं। इसकी जो जाज है ना, जाज, फॉर एग्जाम्पल ये जाज, ये हैंडल है, इसकी जो जाज है किसी हार्ड एरिया के साथ इसको पक करे, ये वाइब्रेट करेगा क्या नहीं? इसके साउंड है। फिर वो जाज में इसका कौन सा पार्ट? हैंडल, वो जाकर मस्टर्ड बोन पे रखते हैं। क्या रखते हैं? मस्टर्ड बोन। और पेशेंट को आवाज सुनाई देगा, ठीक है ना। और उसको कहो कि जब आपको आवाज सुनाई देना बंद करे तो हमें बताए। पेशेंट कहेगा अभी मैं मजीद नहीं सुनता। यहाँ पे हैंडल रखने से वी आर चेकिंग अबाउट बोन कंडक्शन। हम क्या चेक करते हैं? बोन कंडक्शन।
ओके, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि जो बोन कंडक्शन है ये इनर एयर स्टेटस बताता है। कौन सा? इनर एयर स्टेटस। वजह यह है कि जो मस्टर्ड बोन है इसकी जो वाइब्रेशन है दैट डायरेक्टली एक्टिवेट कोक्लिया। ये किसको एक्टिवेट करता है? कोक्लिया। और कोक्लिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर। कोक्लिया कहाँ पे है? इनर ईयर में है। ये मस्टर्ड बोन पे जब हम ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं इसका मतलब हम क्या चेक करते हैं? बोन कंडक्शन एंड दैट इज द स्टेटस ऑफ इनर ईयर। फिर अगर पेशेंट कहे अभी उसको मजीद आवाज सुनाई नहीं दे रहा तो हम फिर किसी के साथ हिट नहीं करते। ये लोग गलती करते हैं, वो पहले हिट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। अगर वो कहे कि मुझे अब आवाज सुनाई देना बंद हो गया तो फिर हम दोबारा हिट फेल हो गए। ठीक है, एक दफा हिट करोगे ना, एक दफा, तो सबसे पहले आप ट्यूनिंग फोर्क कहाँ पे रखेंगे? मस्टर्ड बोन पे। पेशेंट कहेगा कि अब मुझे मजीद आवाज सुनाई नहीं दे रहा, फिर सेम ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रांग है, फ्रांग उसकी कान के साथ लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा अवे कान के साथ लगाएंगे, उसको फिर भी आवाज सुनाई देगा। वो ये हम चेक करते हैं एयर कंडक्शन। हम क्या चेक करते हैं? एयर कंडक्शन। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे? बोन कंडक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑफ एयर कंडक्शन। तो बोन कंडक्शन के बाद हम चेक करेंगे एयर कंडक्शन। अब मुझे ये बताए कि जो एयर कंडक्शन है ये हमें एक्सटर्नल एयर का स्टेटस बता सकता है कि नहीं? हाँ जी, एयर कंडक्शन विल टेल अस एक्सटर्नल प्लस मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर प्रॉब्लम हम कौन से कंडक्शन में देखते हैं? एयर कंडक्शन। और जो इनर ईयर का स्टेटस है वो किस में से है? बोन कंडक्शन में देते हैं। बात समझ गए क्या नहीं? अब देखिए फिजियोलॉजिकली, नॉर्मली, फिजियोलॉजिकली अब लोग खुद बताए जो साउंड वेव्स है कि बोन के अंदर ज्यादा तेज जाते हैं या वाइब्रेट होते हैं या एयर में? एयर में। याद रखें जो साउंड वेव्स है ये ईयर में ज्यादा फास्ट जाते हैं एज कम्पेयर टू बोन। फिर पेशेंट से पूछे कि आपको जो यहाँ पे आवाज सुनाई दे रहा था और यहाँ पे इसमें क्या फर्क था? वो कह रहा होगा कि यहाँ पे जो आवाज थी बोन के ऊपर वो कम थी, मतलब धीमी, और यहाँ पे आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो हम कहेंगे कि फिजियोलॉजिकली एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। याद रखें, नॉर्मली एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर वो ये कहे, इधर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एयर कंडक्शन ज्यादा आ जाए किस चीज से? बोन कंडक्शन, ये नॉर्मल फाइंडिंग है कि नहीं? इसका मतलब कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं कि एयर कंडक्शन शुड ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है कि नॉर्मल है? कि नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम जो क्वेश्चन पूछता है वो इस आपको वहां पे पेपर पे लिख के देता है, क्या डॉक्टर साहब एक पेशेंट है वो इस तरह बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस? चाहे स्टेप 3 में जितने भी लोग जाओगे स्टेप 2 में किसी को ये नहीं पता होगा। वो कहेंगे यार कुछ लोगों में यही फाइंडिंग आती है। इसका मतलब पेशेंट कहता है कि जब आपने इधर ट्यूनिंग फोर्क रखा था उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन यहाँ की आवाज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना? मतलब एक तो ज्यादा है वो बहुत ज्यादा, और जब इधर हम लगाते हैं वो थोड़ा सा कान को भी आगे लेके जाता है। इसका मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। एयर कंडक्शन इज फार मोर बेटर देन बोन कंडक्शन। इसका मतलब कि एयर का जाना बहुत तेज है लेकिन आगे बोन कंडक्शन नहीं हो रही है। बोन कंडक्शन बहुत क्या है? कम है ना? और बोन कंडक्शन हमें क्या बता रहे? इनर ईयर। तो इनर ईयर का इशू सेंसोरियल हियरिंग लॉस है कि कंडक्टिव? सेंसरी, दैट इज सेंसोरियल हियरिंग लॉस। ये किसमें होगा? सेंसोरियल हियरिंग लॉस। तो एयर कंडक्शन नॉर्मली ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, ये तो आम बात है। लेकिन अगर एयर कंडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए देन बोन कंडक्शन, इसका मतलब एयर तो बहुत तेज जा रही है लेकिन बोन की जो कंडक्शन है वो एयर पे बहुत क्या है? कम है। सेंसरी हियरिंग लॉस होगा। और आप लोगों को ये चीज तो आनी चाहिए कि जो मस्टाइड पे हम रखते हैं बोन पे, ये हमें कौन सा स्टेटस बता रहे हैं? इनर ईयर। और इनर ईयर पैथोलॉजी हमेशा कौन सा हियरिंग लॉस? सेंसोरियल हियरिंग लॉस। अभी हमने पढ़ा है ना, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर कंडक्टिव है और इनर ईयर सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। ये बात समझ गए क्या नहीं? तो नॉर्मली एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन, दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग। बट इफ इट इज फार अवे ग्रेटर देन बोन कंडक्शन देन इट मे बी अ साइन ऑफ हियरिंग लॉस। अब इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट इज, अगर एक पेशेंट है, देखिए अब लिखे इंटरप्रिटेशन ऑफ रेनी टेस्ट। ये रेनी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रेनी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रेनी टेस्ट के बारे में
जब हम बात करते हैं रिमेंबर, अगर फॉर एग्जांपल अगर एयर कंडक्शन ग्रेटर हो जाए किससे, बोन कंडक्शन से। सर देखिए आपको एग्जामिनर ने ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1, यार एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, नॉर्मल है कि नॉर्मल है, वेरी गुड, इसको नॉर्मल फाइंडिंग कहते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग जब भी आ जाए रेनी पे, इसको रेनी टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेनी टेस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब ये रेनी टेस्ट पॉजिटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो ये कहे कि इसकी जो एयर कंडक्शन है वो कम है, किस चीज से, बोन कंडक्शन से, वो कहते हैं जब आपने इधर ट्यूनिंग फोर्क रख लिया तो उसकी आवाज तेज थी, यहाँ पे आवाज धीमी पड़ गई। इसका मतलब कि एक्सटर्नल एयर में फॉरेन बॉडी हो सकती है कि नहीं, एक्सटर्नल एयर में वैक्स हो सकता है कि नहीं, टिनोस हो सकता है कि नहीं। तो एयर कंडक्शन का मसला है कि नर्व का मसला है, एयर कंडक्शन, दैट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये कौन सा हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब बात समझ गए कि नहीं, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि भाई एयर कंडक्शन कम है, वैसे वो ज्यादा होना चाहिए, ये उस साइड ईयर की क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। पेशेंट कहता है ट्यूनिंग फोर्क हमने यहाँ पे हैंडल रख लिया, उसको आवाज सुनाई देगा, फिर यहाँ पे भी देगा, लेकिन यहाँ की आवाज धीमी सुनेगा और यहाँ की आवाज ज्यादा सुनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एयर कंडक्शन में इशू है। और अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि आवाज कम थी और यहाँ पे क्या है, ज्यादा, इस पेशेंट को लेफ्ट साइडेड कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। मतलब जिस साइड की वो आवाज कम सुनेगा उस साइड का मसला होगा। बात समझ गए कि नहीं। और अगर दोनों साइड पे कम सुनेगा इसको बाइलेटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। तो हमने जब रेनी टेस्ट करना होता है तो हमने दोनों ईयर को देखना होता है। लेकिन इधर देखिए एक दफा हिट किया, मस्टर्ड प्रोसेस पे रख लिया और फिर एयर कंडक्शन चेक किया, अब इस ईयर का काम खत्म हो गया, फिर ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रॉन्ग है उसको पकड़े हाथ में ताकि इसकी वाइब्रेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। जब इसको कंप्लीटली स्टॉप करते हैं फिर दोबारा इसको हिट करें और इस पे रखें। तो हमने दोनों के लिए अलग अलग हिट करना है, लेकिन एक हिट पे हम बोन कंडक्शन और एयर ऑफ दोनों चेक करते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो लेफ्ट ईयर के लिए एक दफा हिट करते हैं और राइट के लिए फिर नेक्स्ट टाइम भी हिट करते हैं। लेकिन ये नहीं एक दफा हिट करे बोन कंडक्शन देके फिर हिट करे एयर कंडक्शन, ऐसा नहीं है। एक दफा हिट करने से हम एक साइड की बोन कंडक्शन और एयर दोनों देखते हैं और दूसरे साइड की भी इस तरह करते हैं, क्लियर है। तो ये इंटरप्रिटेशन समझ गए कि नहीं। अगर किसी का एयर कंडक्शन क्या है, कम है बनिस्बत क्या, बोन कंडक्शन, फिर तो क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, इसको रेनी टेस्ट नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनी टेस्ट नेगेटिव। तो रेनी टेस्ट नेगेटिव, अब आप लोग कहोगे कि रेनी टेस्ट नेगेटिव इसके अंदर बोन का AC इज लेस देन BC, क्या हम कह सकते हैं कि B ग्रेटर देन AC। तो दोनों का एक ही मीनिंग, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो शब्द बताए। ओके, अगर एक पेशेंट है, हाँ जी, एक पेशेंट है उसमें ये फाइंडिंग आई है, इधर देखिए AC फॉर वे ग्रेटर देन व्हाट, BC। इसका मतलब क्या है कि बोन कंडक्शन बहुत कम है लेकिन ईयर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये बहुत कम है तो इनर ईयर का इशू है कि नहीं, ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में भी रेनी टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव। अब आप लोग कहोगे कि पॉजिटिव रेनी टेस्ट कब आएगा, जब ईयर कंडक्शन किससे ज्यादा हो, बोन, चाहे वो नॉर्मल हो या इबनॉर्मल हो, इसको हम रेनी टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं। अब बात समझ गए कि नहीं। तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि रेनी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, इट मे बी नॉर्मल फाइंडिंग और इट मे बी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नहीं समझे बात को, समझ गए। कहने का मतलब ये है रेनी टेस्ट पॉजिटिव मीन कि एयर कंडक्शन किससे ज्यादा होगी, बोन से। और फिजियोलॉजी भी ये कहती है कि एयर कंडक्शन किससे ज्यादा होनी चाहिए, बोन कंडक्शन। लेकिन अगर वो कहे कि एयर कंडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज है बोन से, तो फिर बोन कंडक्शन बहुत क्या है, कम है, तो इनर ईयर का मसला है कि नहीं। और इनर ईयर के मसले में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि न्यूरल हियरिंग लॉस, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो रेनी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब या तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। लेकिन रेनी टेस्ट नेगेटिव का हमेशा मतलब ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, ठीक है ना। ये बहुत ट्रिकी चीजें है ये रेनी टेस्ट वाले, ठीक है ना। इसको आप लोगों ने याद रखना है कंसेप्चुअली, और ENT में यही चीज आती है, ठीक है ना। रेनी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, और आखिर में लेके वेबर टेस्ट, इसके साथ एक और क्या होता है, वेबर टेस्ट। इसमें कोई क्वेश्चन है, हाँ ओके, लेके वेबर टेस्ट, व्हाट इज मेंट बाय वेबर टेस्ट। PMC के क्वेश्चन में रेनी वेबर आया था कि नहीं,
कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वेबर टेस्ट या रेनी टेस्ट का कोई जिक्र भी जरूर आया होगा, क्योंकि ईएनटी में हमेशा क्वेश्चन आता है वेबर और रेनी का, ठीक है ना। लेकिन अब वेबर टेस्ट हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है। वेबर टेस्ट हम क्या करते हैं, hit the handle of tuning fork on a hard area and place the handle on the frontal bone। कहाँ पे रखते हैं, फ्रंटल में, ठीक है, सेंटर में रखते हैं, बिल्कुल इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द फोरहेड, ठीक है। यहाँ पे लेके hit the handle of tuning fork with what, hard object, जी सॉरी प्रोंग प्रोंग, ठीक है ना, ताकि वो वाइब्रेट करे। प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, विद व्हाट, हार्ड ऑब्जेक्ट एंड प्लेस द हैंडल, हम क्या रखते हैं, हैंडल, प्लेस द हैंडल वेयर, ऑन द सेंटर ऑफ फोरहेड, फ्रंटल बोन की बात हो रही है, ऐसे ना, ऑन द सेंटर ऑफ फोरहेड, इट्स मीन हम फ्रंटल बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखे फिजियोलॉजिकली, शाबाश, फिजियोलॉजिकली लिखे वेबर टेस्ट अ लिटिल बिट मोर ट्रिकी, ठीक है, ये भी ट्रिकी है बहुत ज्यादा, ओके। अगर हम ट्यूनिंग फोर्क रखे सेंटर में, यहाँ पे जब देखे आपने फ्रोम को मारा है और इसका हैंडल यहाँ पे रख लिया, तो हैंडल से जो वाइब्रेशन बोन के जरिए जाती है, ये दोनों साइड से एक जैसी, इसको कहते हैं इक्वल लेटरलाइजेशन, क्या, इक्वल लेटरलाइजेशन, या द पेशेंट विल हर्ट द वाइब्रेशन इक्वली ऑन बोथ साइड, क्लियर है। तो लेकिन नॉर्मली द साउंड इज इक्वली, हाँ जी, द वर्ड इज लेटरलाइज, ठीक है, लेटरलाइज ऑन विच साइड, वन साइड या बोथ साइड, बोथ साइड पे। जब हम नॉर्मल ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं तो पेशेंट कहेगा कि मुझे लेफ्ट और राइट में एक जैसा आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है, ये अल्टरनेट टाइम में, एक ही टाइम में, एक ही टाइम में। आपने ट्यूनिंग फोर्क रख लिया, पेशेंट कहेगा कि दोनों साइड पे उसको एक जैसा आवाज सुनाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल है कि नॉर्मल, इट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल वेबर टेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक उसूल है, वो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल एब्सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, अब लेके एब्सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑन द लेफ्ट साइड, किस साइड पे, लेफ्ट साइड, ठीक है, देन वेबर विल बी लेटरलाइज ऑन द राइट साइड, अपोजिट है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अभी मैं परफॉर्म करूंगा, इसके एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब कि अगर लेटरलाइज का मतलब ये है, अगर एक पेशेंट है वो कहते हैं कि यार मुझे लेफ्ट कान में ज्यादा आवाज सुनाई दे रहे, राइट पे कम सुनाई दे रहे, बस समझ गए। इसका मतलब कि बोन का, ओके, आप लोग को इससे भी निकाल दो, बहुत ट्रिकी एरिया है, सुन ले सारे। बोन कंडक्शन एक्सटर्नल एयर बताता है, मिडल के इनर, शाबाश, देखिए अपने नोट्स में बोन कंडक्शन क्या बताता है, इनर, न्यूरल बता रहे, एयर कंडक्शन एक्सटर्नल और मिडल बता रहे, बस समझ गए, ये तो क्लियर है ना। हमने यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क जो रखा है, असल में हम न्यूरल चेक करते हैं, क्योंकि बोन है ना, बोन, ये इनर एयर को चेक करते हैं। मैं कहता हूँ एक पेशेंट है, उसको तो होना चाहिए कि दोनों साइड से एक जैसा आवाज आ जाए, ऐसा है कि नहीं, इक्वली लेटरलाइज हो जाए। लेकिन अगर एक बंदा कहे कि उसका लेफ्ट साइड पे आवाज क्या है, बहुत तेज है, और इस साइड का आवाज क्या है, कम है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट लेटरलाइज। लेफ्ट लेटरलाइज से मुराद यह है जिस साइड पे ज्यादा जाएगी उस साइड को लेटरलाइजेशन कहते हैं, बात समझ गए। पेशेंट कहे कि मुझे साउंड लेफ्ट साइड पे ज्यादा आवाज दे रहे सुनाई, ये लेटरलाइज किस साइड पे हुआ, लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे आवाज ज्यादा गया, इसका मतलब कि बोन का कंडक्शन किस साइड की कम है, राइट साइड की, ये इंपॉर्टेंट है, राइट साइड की कम है, इसका मतलब न्यूरल हियरिंग लॉस बोन से होता है ना, बोन कंडक्शन, तो किस साइड की न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो अगर वेबर टेस्ट लेटरलाइज किस साइड पे होता है, हाँ जी, लेफ्ट साइड पे, और उस बंदे को सेंसोरियल हियरिंग लॉस हो तो किस साइड की होगी, इसलिए सेंटेंस का ये मतलब है, क्लियर है कि नहीं, कि if sensory neural hearing loss on the left side then Weber lateralized will be
ऑन द राइट साइड। बात समझ गए? अगर वेबर राइट पे ज्यादा आवाज सुनाई दे रही किसी को तो उसका मसला लेफ्ट साइड पे होगा। अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा सुनाई देगा तो उसका मसला राइट पे होगा। अगर उसमें कौन सा हियरिंग लॉस है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ये बात समझ गए कि नहीं? देखिए सेंटेंस में कंसेप्ट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसके साथ लेके कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसमें हम वेबर करते हैं तो लेके इफ कंडक्टिव इनकंडक्टिव, याद रखिए इनकंडक्टिव हियरिंग लॉस, द लेजन विल बी सेम साइड। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट है। अगर वेबर टेस्ट हमने किया और कोई बंदा कहे मुझे लेफ्ट साइड पे ज्यादा आवाज सुनाई दे रही, इसका मतलब कि बोन कंडक्शन उस साइड की क्या है? बहुत ज्यादा। एयर कंडक्शन बहुत क्या होगी? हाँ, हमने यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क रख लिया, वो कहते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड पे ज्यादा आवाज सुनाई दे रहे हैं, फिर तो हम बोन कंडक्शन चेक करते हैं। अगर लेफ्ट साइड की बोन कंडक्शन बहुत ज्यादा है तो साइड का एयर कंडक्शन बहुत क्या होगा? कम कम होगा, क्योंकि एयर कंडक्शन तो एक्सटर्नल एयर को बता रहे और बोन कंडक्शन इनर एयर को बता रहे। मेरे कहने का मतलब पहला वर्ड, अगर एक बंदा है, आप लोग खुद अपने बॉडी पे अप्लाई करें, वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा सुनाई देते हैं, उसको बोन कंडक्शन लेफ्ट साइड की बहुत ज्यादा है, तो अपोजिट साइड की बोन कंडक्शन बहुत कम है, तो सिंस न्यूअल हेयरिंग लॉस उस साइड अपोजिट साइड की होगी। यहाँ पे बोन कंडक्शन ज्यादा है, ज्यादा का मतलब एयर कंडक्शन इसके मुकाबले में उस साइड का क्या है? कम है, तो उस एयर कंडक्शन कौन सा हेयरिंग लॉस बता रहे? कंडक्टिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा का मतलब अपोजिट साइड का न्यूरल हियरिंग लॉस है और उस साइड का कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। इसका मतलब ये है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है ना? इसका मतलब ये है, फिर मैंने यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क रख लिया, पेशेंट कहे कि मुझे राइट साइड पे ज्यादा आवाज सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब बोन कंडक्शन सारा किस साइड पे शिफ्ट हुआ है? राइट पे। तो लेफ्ट पे बोन कंडक्शन नहीं है ना, तो बोन कंडक्शन तो इनर ईयर को बता रहे हैं, तो सिंस न्यूरल हियरिंग लॉस उस साइड को होगा अपोजिट अपोजिट। ये सेंटेंस तो क्लियर है कि नहीं? दूसरा, अगर पेशेंट कहे कि मुझे राइट पे ज्यादा आवाज सुनाई दे रहे हैं, तो हम किस कंडक्शन को चेक करते हैं? बोन। किसको? बोन। तो जब बोन ज्यादा होगा तो रिलेटिवली एयर क्या होगा? कम होगा, तो उस साइड का एयर कंडक्शन कम होगा, तो कौन सा हियरिंग लॉस? कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? अब सुन ले, तो वेबर टेस्ट जिस साइड पे जाएगा ना ज्यादा आवाज, उस साइड का कंडक्टिव होगा हियरिंग लॉस और अपोजिट साइड का हियरिंग लॉस होगा। बस ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना? अब इसमें हमने कुछ एमसीक्यूज करना है। देखिए केस नंबर 1 लेके शाबाश ओस्की की केस बता रहा हूँ आप लोग को कि वो एग्जाम में आप लोग को कैसे देंगे। ठीक है, केस नंबर 1, रेनी की इंटरप्रिटेशन नेगेटिव पॉजिटिव है और वेबर की इंटरप्रिटेशन लेटरलाइज है, कि राइट साइड है लेफ्ट साइड है। बात समझ गए? अब लेके एक और क्वेश्चन आप लोगों को, अगर एक पेशेंट कहे कि मुझे दोनों कानों पे बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे रहे हैं, हमने ट्यूनिंग फोर्क रखा और पेशेंट ने जंप मारा, इसकी सेंसिटिविटी दोनों साइड की क्या है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब कि बोन कंडक्शन दोनों साइड पे बहुत क्या है? तो दोनों साइड का एयर कंडक्शन क्या होगा? ये बायलेटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। अब समझ गए क्या नहीं? ये बायलेटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। अब समझ गए क्या नहीं? और अगर वो कहे कि मुझे दोनों साइड में बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही है, तो दोनों साइड की क्या है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है। अब लेके केस नंबर 1, ये आप लोगों ने हल करना है, ठीक है। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 लेके उधर एक पेपर में आप लोगों को एक सिनेरियो दी होगी, उसमें लिखा होगा वेबर लेटरलाइज टू द राइट। ये लेके शाबाश, वेबर टेस्ट किया और वो लेटरलाइज टू द राइट, किस साइड पे लेटरलाइज हुआ? लेटरलाइज टू राइट साइड, नंबर 1 पॉइंट। और रेनी टेस्ट भी किया और देखे रेनी विदाउट वेबर इज इनकम्प्लीट, वेबर विदाउट रेनी इज इनकम्प्लीट। फॉर अ गुड रिजल्ट वी शुड कंबाइन दिस टू, ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन करते। तो लिखे पॉजिटिव बायलेटरल, मतलब पॉजिटिव बायलेटरल, रेनी दोनों साइड पे क्या है? पॉजिटिव है। इसकी डायग्नोज बताए, इस पे सोच के बताए शाबाश सारे। वेबर राइट साइड पे जा रहे और रेनी दोनों साइड पे पॉजिटिव है। अब पहले तो देख ले कि पॉजिटिव का मतलब क्या था।
ओके, पॉजिटिव का मतलब, देखिए पॉजिटिव का मतलब ये था कि इट इज नॉर्मल फाइंडिंग। क्या है? AC इज ग्रेटर देन BC। तो दोनों साइड की कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है। कंडक्शन सही है कि नहीं? यानी पॉजिटिव का मतलब कि दोनों साइड की कंडक्शन सही है। अब वेबर में इशू है, और वेबर में किस साइड पे लेटरलाइज हो रहा है? राइट पे। तो लेफ्ट साइड की, हाँ, सेंसिटिव हियरिंग लॉस। इसका आंसर ये है। ये स्टेप 3 में आता है PMDC वाला। ठीक, ये उधर से क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें लेके लेफ्ट साइड सेंसिटिव हियरिंग लॉस। अब समझ गए कि नहीं? ये लेफ्ट साइड की सेंसिटिव हियरिंग लॉस है। केस नंबर 2 लिखे शाबाश। केस नंबर 2, वेबर, हाँ जी, वेबर, केस नंबर 2, लेटरलाइज टू राइट, सेम टू राइट, और रेनी। ठीक है, रेनी। इस एरिया ऑफ द एयर को क्या कहते हैं? पिन्ना, आरिकल, पिन्ना। रेनी कीप अंडर द पिन्नी, पिन्नी मीन पिन्ना के पीछे, मस्टर्ड पे रेनी रखते हैं, और वेबर यहाँ पे फ्रंटल बोर्ड पे रखते हैं। ठीक है, तो रेनी में लिखे, रेनी टेस्ट नेगेटिव ऑन दी, एक मिनट, लेटरलाइज टू द लेफ्ट। देखिए रेनी इज नेगेटिव ऑन बोथ साइड, रेनी इज नेगेटिव है। ये क्या है? बोथ साइड। इट अ टाइप ऑफ मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। ठीक है, ये मिक्स्ड है। ठीक है ना, वेरी गुड, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। तो लिखे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। केस नंबर 3 लिखे, वेबर, वेबर नो लेटरलाइज, वेबर, इसका मतलब नो लेटरलाइज का मतलब इक्वली लेटरलाइज। नो लेटरलाइज मीन किसी साइड पे ज्यादा नहीं जा रहा, दोनों पे एक जैसा जा रहा है। तो नॉर्मल है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है। ठीक है, नो लेटरलाइज। रेनी लिखे बाईलेटरल पॉजिटिव, दोनों साइड पे क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? इसका नॉर्मल फाइंडिंग। तो क्या कहते हैं? नॉर्मल फाइंडिंग। देखिए ये भी लेटरलाइज नहीं है, दोनों साइड पे एक जैसा जा रहे हैं, और होना भी चाहिए फिजियोलॉजिकली, दोनों साइड पे इक्वली लेटरलाइज होना चाहिए। और रेनी पॉजिटिव का मतलब एयर कंडक्शन दोनों साइड पे बोन से क्या है? ज्यादा। दैट इज कॉल्ड ऑफ पॉजिटिव, नॉर्मल फाइंडिंग। तो कभी कभार वो आप लोगों को नॉर्मल फाइंडिंग भी देता है। ठीक है, उसके लिए याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन लेके, वेबर नो लेटरलाइज, नेक्स्ट, वेबर नो लेटरलाइज, रेनी, रेनी नेगेटिव बाइलेटरली। हाँ जी, एक मिनट, ये क्या है? हाँ, वेबर नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, मतलब दोनों साइड पे एक जैसा जा रहे हैं, लेकिन दोनों साइड की रेनी क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब बाइलेटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। इसका कहते हैं बाइलेटरल कंडक्टिव। आई थिंक नाउ यू पीपल गॉट इट। ठीक है ना? रेनी और वेबर को हम कैसे मिलाते हैं? जब तक हम दोनों को ना मिलाए, हम बेस्ट रिजल्ट नहीं मालूम कर सकते। कभी कभार अगर कोई बंदा, रेनी और वेबर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये हमें क्लू बता सकता है कि इशू कहाँ पे है। फिर हमने कंफर्म कैसे करना है? ऑडियोग्राम, इसके जरिए, ऑडियोग्राम। तो हियरिंग लॉसेस आर कंफर्म बाय विच टेक्निक? ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम एक है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? हियरिंग लॉसेस को कंफर्म करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी हियरिंग लॉस है। तो रेनी वेबर को सामने रखते हुए वी विल रेफर द पेशेंट फॉर ऑडियोग्राम। ठीक है ना? इसको ऑडियोमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियोमेट्री। कौन सा? ओके, इधर देखिए, रेनी नेगेटिव बाइलेटरली, लेकिन यहाँ पे आप लोग वो फिर बता रहे कि बोन कंडक्शन इज वे ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। अगर इस तरह आ जाए, इसको हम फिर बाइलेटरल क्या कहते हैं? अगर इस तरह आ जाए तो फिर क्या है इंटरप्रिटेशन? ये दोनों साइड की क्या है? सेंसरी करेंगे। ठीक है ना? लेकिन वो बहुत कम आते हैं, ये नॉर्मल। इसलिए तो देखे, रेनी
अगर पॉजिटिव आ जाए तो नॉर्मल फाइंडिंग है कि नहीं, और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी है। तो दे सम टाइम कैन गिव अस फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है ना, कि कभी नॉर्मल भी होगा तो नॉर्मल फाइंडिंग हेयरिंग लॉस भी बता सकता है। दिस एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, हम ऑडियोमेट्री करके ऑडियोग्राफ पे कंफर्म करते हैं। और समझ गए, ईएनटी का जितना भी आप लोगों को आता है ना, इससे ही आएगा। हेयरिंग टेस्ट क्या है, वेबर टेस्ट क्या है, हेयरिंग लॉस क्या है। अगर ये ना आए तो फिर पिक्चर आएंगे, पिक्चर के साथ जो नोट्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, अभी पिक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जरूर आता है, और हम इससे डरते थे अपने टाइम में कि अगर यह गया तो हमसे किया, फिर है कि नहीं, ये तभी हमने सीखे है फिर बाद में, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर किसी स्टूडेंट से पूछे, नो बडी नो अबाउट एनी एंड ऑफ वेबर टेस्ट, ठीक है। हाँ, क्या, हाँ मतलब इसको सम अप करने में कंफ्यूजन आती है, लेकिन इफ यू नो द कंसेप्ट कि कौन सा टेस्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है, मैंने तो बहुत आसान तरीके से बता दिया। इंशाल्लाह एक दो दफा प्रैक्टिस करोगे, मैंने इसमें केस भी रखा है, वो आप लोगों ने अभी हल करना है, ठीक है, रेनी और वेबर टेस्ट, ठीक है। तो 2 मिनट ब्रेक करें फिर ये करते हैं।